हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो बाकी का हमारा पार्ट रहता है। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि चुनाव और प्रतिनिधित्व जो हमारा चैप्टर है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, यानी कि चुनाव के बारे में और प्रतिनिधियों के बारे में, यानी कि चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। पीछे वाली वीडियो में जो हमने सारी बातें पढ़ी कि किस तरीके से जो प्रत्याशी होते हैं वो अपने यहाँ चुनाव करवाते हैं और किस तरीके से जो जिसकी वोटें सबसे ज़्यादा होती है वो जीत को हासिल कर सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें और जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद से उसी अनुपात में सीटें दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूचना जारी कर देती है और उसे अपने प्रत्याशियों को ही प्राथमिकता सूची से ही चुन लेती है, जिससे जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों को इसी व्यवस्था में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितनी प्रत्याशी उसे वोट मिलते हैं, जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। कुछ देश जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती है। दूसरा तरीका अर्जेंटीना की पुर्तगाल में देखने को मिलता है और जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं और न ही उनके प्रत्याशी को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दी जाती हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप से में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। ये जो यहाँ पे एक तालिका दिखाई गई है, पार्टी सीटें और सीटें की प्रतिशत और मतों का प्रतिशत, ये जो है एक टेबल बना के इसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से कितनी सीटें होती हैं और उसके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत उनको वोट प्राप्त होते हैं और कितने उनको प्रत्याशियों को वोट मिलते हैं। इस आधार पर राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। इस प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा की चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा होगा तो उसकी समझ में आ गया होगा कि प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू हो सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे भारत जैसे विशाल देश में नहीं। सार्वजनिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसके लिए लोकप्रियता का कारण है उस सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्होंने राजनीतिक चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है। पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी का दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति को वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी समय संतुलन बनाने की भी कोशिश कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल व्यवस्थाओं में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली मतदाताओं को किसी दल को चुनने के लिए विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों को यह चयन पार्टी द्वारा दी गई सूची के अनुसार होता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई भी प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक वोट से जो जीत व्यवस्था के किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जानते हैं उसकी प्रतिनिधि कौन होता है और उसके उत्तरदायी किसे ठहराया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वह आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली के सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधानपालिका से बहुमत प्राप्त हो और आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि
मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका की सीटें बंट जाएंगी। मत से जीत वाली प्रणाली में अनुमान बड़े दलों या संगठनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुसार से अधिक होती है। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से चलाने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपने एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने के से प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान को बनाने वाला के दिमाग में नहीं रही होगी कि संविधान अब तक कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है और संविधान निर्माताओं को उम्मीदों की संविधान की कार्यपालिका से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। संविधान सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम जनता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध होगी। इसमें केंद्र और राज्यों के बड़े दलों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद होगी। इस प्रणाली ने उन दलों को भी प्रोत्साहित किया है जो किसी भी एक जाति समुदाय के लिए से ही अपनी सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए किसी भी तीसरी पार्टी को एक प्रतियोगिता में सम्मानित होने या सत्ता प्राप्त करने के में कठिनाई होती है। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली को अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय संगठन की प्रणाली को देखा जा सकता है। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता भी उभर कर सामने आई और छोटे दलों का सार्वजनिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, यानी कि जिन ऊपर वाला जो ये पॉइंट था हमारा, इसका क्या मीन्स है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए कोई ऐसी प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनावों को करवाया जा सके। यानी कि जो छोटे छोटे देश जिन प्रणालियों का यूज़ करते हैं वो भारत जैसे विशालकाय देश के लिए उन प्रणालियों का अलग से महत्व नहीं। हाँ, लेकिन अगर विधानपालिका और कार्यपालिका के अंदर कोई चुनाव करवाया जाता है तो उसके अंदर भी कुछ मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं, क्योंकि उनका जो अनुपात है वोटों का वो बट जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण, यानी कि आरक्षण उसको किस प्रकार से किया कि जिस निर्वाचन जो क्षेत्र है उसका आरक्षण किस प्रकार से किया जाए। हमने पहले पढ़ा था कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। यानी कि अगर प्रतिनिधि जहाँ जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अगर उसको वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो उसका निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है और यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जातीय अधिकारी भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मतों से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामूहिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगे और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारा संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित पीड़ित सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। स्वतंत्रता से पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर आशंका थी कि उनका विचार यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरी नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं जिनका किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उसकी इतनी संख्या नहीं होती जितने वे प्रत्याशी जीत को प्रभावित कर सकें। यानी कि कुछ ऐसे छोटे समुदाय भी होते हैं जो पूरे विश्व के अंदर फैले होते हैं
और उनकी इतनी वोट नहीं होती जितनी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रत्याशी को उसकी जीत हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन पूरे देश पर नज़र डालें तो वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देंगे। अगर हम एक समूह की बात करते हैं तो वो एक समूह के अंदर इतने प्रत्याशी की इतनी उनकी वोटें नहीं होती कि किसी वो प्रत्याशी को जीत हासिल करवा सकें। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो वो जो अगर हम उनके इकट्ठा करके वोट करते हैं तो वो बहुत बड़ी समूह के अंदर सामने आते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभाओं के आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी, पर संवैधानिक संसाधनों के द्वारा इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया था। आरक्षण में की अवधि खत्म होने पर संसद और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन समूहों को आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या के अनुपात है। आज लोकसभा में 543 निर्वाचन सीटों में 79 अनुसूचित जाति और 41 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और यह कौन तय करेगा, किस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। यानी कि कौन से आयोग के अंदर कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र होंगे और कौन यह तय करेगा कि वहाँ पर कि कौन सी संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र, वो ये सारी बातें एक परिसीमन आयोग है जिसके द्वारा ये सारी बातें तय की जाती है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने का काम करता है। इस गठन से पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक छोटा कोटा होता है। उस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की संख्या के अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनसे अनुसूचित जातियाँ अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्र से को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। इसलिए अनुसूचित जातियों पर पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब किसी भी परिसीमन का काम होता है तो इन आरक्षित क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और संविधान के अंदर अन्य उपेक्षित कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार का आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए जोरदार मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं और उनके 1/3 सीटें आरक्षण कर दी जाती हैं और शहरी और ग्रामीण सरकारों के में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकारों वाले अध्याय में पढ़ेंगे। और लोकसभा और विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया है पर उसे पारित नहीं किया गया। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं संविधान के जो चुनाव आयोग है उसके अंदर यह है कि महिलाओं को जो समान अधिकार नहीं प्राप्त हैं उन सभी अधिकारों के लिए संविधान के अंदर कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। और इन संशोधनों के लिए जो है संविधान के अंदर प्रस्ताव भी डाले गए हैं, लेकिन वो प्रस्ताव अभी तक पास नहीं किए गए कि महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाए, महिलाओं को भी बराबर का हक उनको बराबर का दर्जा उनको दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो आज हमने लेसन रीड किया है इसके आपने साफ और क्लियर नोट्स अपनी नोटबुक के अंदर तैयार करने और मेरे पर्सनल नंबर पेज व्हाट्सएप कर देने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमें किस प्रकार करवा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।